गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पोटेंशियल क्लासेस पर। और आज है क्लास 11th चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट्स की सेकंड वीडियो। कल वाली वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा, एक फॉर्मूले से कैसे डायमेंशन निकाला जाता है किसी भी एक फिजिकल यूनिट का, उसको पढ़ा। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यह इतना बेसिक प्रिंसिपल है और इतनी बेसिक इक्वेशंस पर अप्लाई होगा। आप इसको जानते हो लेकिन आप नहीं जानते। क्या कह रहे हो सर? चलो बातें बाद में करेंगे, पहले समझो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या। यह प्रिंसिपल कहता क्या है बच्चों? यह प्रिंसिपल कहता है द डायमेंशन, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा डायमेंशंस के बारे में, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म in an equation must be same। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो इसकी दूसरी डेफिनेशन समझो समझने के लिए। एक्चुअल डेफिनेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की यही है। अगर एग्जाम में आ जाए, बोर्ड में आ जाए, एक नंबर में पूछ लेते हैं कई बार डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो आपको ये लिखनी है द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन इक्वेशन मस्ट बी सेम, और एग्जांपल लिख देना, एग्जांपल बताएंगे। अगर ये नहीं समझ आई तो इसकी दूसरी डेफिनेशन समझो। वी कैन ऐड सिमिलर, डेफिनेशन ही आपको समझाने के लिए है, ऐड सिमिलर, ऐड और सब्ट्रैक्ट लिखो, ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं दो गधे और एक हाथी को जोड़ सकता हूं? पूछे भाई, दो गधे और एक हाथी, टोटल कितने गधे हुए या टोटल कितने हाथी हुए? एक हाथी हुआ, दो गधे, हम जोड़ ही नहीं सकते। जैसे फिजिकल क्वांटिटी ये क्या कहता है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे क्या मैं 4 सेकंड प्लस 5 kg, क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूं? फिजिकल क्वांटिटी यहां सेकंड है, यहां kg है, तो मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। हाँ, मैं ऐसे कर सकता हूं 8 सेकंड्स प्लस 10 सेकेंड्स, इसको मैं ऐड कर सकता हूं। ये क्या हो गई? 20 सेकेंड्स, सॉरी 18 सेकेंड्स। अब इसको भूल जाओ, अब इस डेफिनेशन को समझो। ये डेफिनेशन क्या कह रही है, इसको इरेज करते हैं। ये डेफिनेशन कह रही है द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है आपके सामने, ये एक इक्वेशन है, इसकी ईच टर्म क्या क्या है? एक टर्म ए इसको मान लिया, एक टर्म बी इसको मान लिया, एक टर्म सी, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, हमने ये मान लिया। ये डेफिनेशन क्या कह रही है? हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा एक इक्वेशन में। कैसे सेम होगा? इसका डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन सर टी है। इसका डायमेंशन क्या है सर? इसका डायमेंशन भी टी है। इसका डायमेंशन क्या है सर? इसका डायमेंशन भी टी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहती है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और ले लेते हैं, किसी और चीज का दूसरा एग्जांपल लो। जैसे मैंने ऐड किया 20 kg माइनस 10 kg, कितना बच गया बच्चों? 10 kg। केजी को किस में मेजर करते हैं? मास, m। इस टर्म की भी डायमेंशन m है, इस टर्म की डायमेंशन भी m है, और इस टर्म की डायमेंशन भी m है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि कोई भी इक्वेशन होगी ना, उसकी हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। इसका इसके इक्वल होगा, इसका इसके इक्वल होगा, और इन तीनों का आपस में इक्वल होगा। अब इस पर बेसिस बोर्ड्स हो चाहे आपका कंपटीशन हो, भर भर कर सवाल आते हैं। बड़े बड़े प्यारे क्वेश्चन बेसिक से शुरू करेंगे, और आप खुद भी इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये कहेंगे कि हाँ ये तो सही है, ये इक्वेशंस तो हमने पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगती है।
तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। इस इक्वेशन में ए और बी का डायमेंशन फाइंड करना है। इक्वेशन है v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। v वेलोसिटी है, t टाइम है। अब आप सोचो 9th क्लास में, ये मैंने इक्वेशन इसीलिए उठाई है, 9th क्लास में आपने इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वही इक्वेशन है। अब इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कैसे निकालेंगे वो देखो, यहां से शुरू करते हैं। बच्चों हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यह पता है कि v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी में जो डायमेंशंस ऑफ v होंगे वो किसके इक्वल होंगे, डायमेंशंस ऑफ a। यही अभी मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले। डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a, इसका डायमेंशन इसके इक्वल, इसका डायमेंशन इसके इक्वल। तो v का डायमेंशन, v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू a। तो a का डायमेंशन आ गया एल टी माइनस वन, बिल्कुल बेसिक। अब दूसरा लो, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, b निकालना है। तो हमें यह पता है इस a का डायमेंशन इसके इक्वल होगा, तो यहां लिखो डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी टी। ए का डायमेंशन हमारे पास क्या आ गया, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ये बी हमें निकालना है, टी टाइम है, तो b इज इक्वल टू एल टी माइनस वन अपॉन टी। ये ऊपर गया, b इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। यहां आपको इक्वेशन पूरी नहीं करनी है, लेकिन अब यहां देखो एल टी माइनस टू किसका डायमेंशन होता था, सर जी एल टी माइनस टू होता था एक्सेलरेशन का, है ना, यानी a। और सर जी एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन वेलोसिटी का भी है, स्पीड का भी है, तो ये किसका हुआ, स्पीड का। और स्पीड हम यहां क्या लेते हैं इस इक्वेशन में, u। तो अब आप देख सकते हैं ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई। आपको बस इतना ही करना है, जो रेड पेन से लिखा है वो नहीं करना। आपको बस क्या निकालना है, डायमेंशंस ऑफ a एंड b, और a और b के डायमेंशन आ गए। ये था बेसिक सवाल। अब थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। अब ये क्वेश्चन दे दिया गया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a b c d e इन इक्वेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी। अब हमें क्या निकालना है, a b c d e। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t यहां पर टाइम है। बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। अब हमें क्या पता है, सॉल्यूशन यहां करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस ऑफ किसके, a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ x। हमें जिसका डायमेंशन पता है उसके डायमेंशन के इक्वल रख लेते हैं हम। हमें ये इक्वेशन दे रखी है, हमें भी ये पता है कि इसका इसके इक्वल, इसका इसके, इसका इसके, इसका इसके, और इन सब का आपस में डायमेंशन इक्वल होगा। और x हमें क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट t टाइम। अब हमें यह पता है कि हमारे पास x का डायमेंशन है जो कि है क्या, l। डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन l है, तो मुझे a का डायमेंशन निकालना है जो कि आ गया l। बात खत्म हुई। ठीक है, इसको नोट करो, इतना नोट करो। तो मेरे पास a का डायमेंशन जो आ गया वो आ गया l। ठीक है, अब मैं निकालता हूं bt का। तो मुझे यह पता है, या तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसके डायमेंशन को इसके इक्वल रख दो, या इसके डायमेंशन को इसके इक्वल रख दो, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। मैं ऐसे करता हूं, मर्जी आपकी है। डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। एक्स का डायमेंशन मुझे मालूम है l, b का मुझे निकालना है, t है टाइम। ठीक है बच्चों, b इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। ये t उधर जाके नीचे आ गया, ऊपर आया तो माइनस वन हो गया। a का आ गया, b का आ गया। अब ऐसे ही चाहो तो इसको इसके इक्वल रख लो, या चाहो तो इसको इसके इक्वल रख लो, या इसको इसके इक्वल रख लो, क्योंकि ये आपस में सेम है। मैं करता हूं डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, x का डायमेंशन मुझे मालूम है l, c का मुझे निकालना है इंटू टी स्क्वायर। c का डायमेंशन आ गया एल टी माइनस टू, ये टी इधर गया तो नीचे आया, ऊपर आया तो टी माइनस टू। ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ ज्यादा परेशानी, दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, विजिबल है? ठीक है, ए का आ गया हमारे पास, बी का आ गया, सी का आ गया। अब निकालते हैं डी और ई का। देखो यहां आपको सीधे समझ जाना चाहिए, यहां दिमाग लगाओ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ईच टर्म का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, या दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। यानी इसमें अगर ये टाइम है तो ये भी 100% टाइम ही जुड़ेगा, इसमें टाइम में टाइम ही जुड़ेगा और टाइम ही घटेगा। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो बिना देखे बिना कुछ करे, तो डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू टी। खेल खत्म एक नजर में। अब आ जाओ इधर, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डी टी क्यूब अपॉन, ये क्या होगा, t प्लस टी। अब यहां ध्यान रखना बच्चों, t प्लस टी जुड़कर 2t नहीं हो जाएगा, टाइम दो नहीं होंगे। हम यहां डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम यहां कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं जोड़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां t प्लस टी 2t नहीं हो जाएगा, ये t प्लस टी, यानी हमें क्या निकालना है, हमें बस ये एक ही रहेगा t नीचे। ये क्या है, ये डायमेंशन है, डायमेंशन ऐसे नहीं जुड़ते। अगर ये t प्लस टी है तो यहां t ही रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना। अगर नहीं पता थी तो अब पता करो। अब मुझे क्या पता है, x का डायमेंशन मुझे पता है, x का डायमेंशन l है, d का मुझे निकालना है, ये क्या हो गया, टी क्यूब अपॉन टी, इस एक से ये कट गया, टी स्क्वायर। तो d का डायमेंशन ये जब इधर जाएगा तो l अपॉन टी स्क्वायर, ऊपर आया तो एल टी माइनस टू। कुछ दिक्कत परेशानी, विजिबल? नोट करो, अगला सवाल करेंगे। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a बाई b इन इक्वेशन p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। यहां पर p प्रेशर है, t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है। तो चलो निकालते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या पता है, हमें यह पता है प्रेशर का डायमेंशन। पहले हम प्रेशर का डायमेंशन निकालते हैं, क्योंकि t का टाइम का हमें सीधा पता है, t डिस्प्लेसमेंट का l। पहले प्रेशर का डायमेंशन निकालते हैं। देखो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो ये डायमेंशन निकालना नहीं आएगा। समझो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मैंने आपको बोला था याद करना है, अगर याद नहीं तो सीधा लिखो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है m, एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू अपॉन ए। एरिया को हम किस चीज में मेजर करते हैं, ए। अरे नहीं सर, ए तो करंट होता है, तो बच्चों एरिया होगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा। तो हमारे पास जो प्रेशर का डायमेंशन आया वो आया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मैं इसको सीधा निकाल सकता हूं, a माइनस टी स्क्वायर, a माइनस टी स्क्वायर पहले a का निकालता हूं मैं इसी इक्वेशन से। मैंने क्या बताया था, सेम डायमेंशन ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो यहां देखो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, a इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये बात किस किस को पल्ले पड़ गई बच्चे, आ गई समझ? ठीक है ठीक है ठीक है। अब बारी आ गई किसकी, b की। तो यहां देखो मेरे लाल पीलो, डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। प्रेशर का डायमेंशन है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ए का डायमेंशन अभी अभी निकाला है, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन बी का मुझे निकालना है, इसका एल है।
ये किसको समझ आया? अब यहाँ फिर से वही गलती कर रहे हो, ये टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर नहीं होगा, ये बस क्या होगा, यहाँ सिंगल टी स्क्वायर होगा। सिंगल क्या होगा? सिंगल टी स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो b इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इंटू एल। ये l से l कट गया, b इज इक्वल टू, ये मैं इसको लिख सकता हूँ, डायमेंशन आ गया m माइनस, टी को जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो हो जाएगा t4। a का डायमेंशन आ गया टी स्क्वायर और b का डायमेंशन आ गया m माइनस 1 t4। अब जहां कंफ्यूजन होगा ना वो ये पार्ट होगा कि सर यहाँ टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर 2t स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? बच्चे हम डायमेंशन जोड़ रहे हैं, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इतना याद रखो। हम डायमेंशंस को ऐड या मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते। t इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर t4 नहीं होता। t4 किस चीज का डायमेंशन है किसी चीज का डायमेंशन t4। ऐसे ही जब वहां प्लस का पिछले सवाल में प्लस था, t प्लस टी 2t किसी का डायमेंशन नहीं है बच्चे। ऐसे ही टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर t4 नहीं हो जाएगा, वो टी स्क्वायर ही रहेगा। अगला सवाल जेई का है, ध्यान से देखना। इसमें कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ एल्फा इन p इज इक्वल टू पी नोट ई की पावर माइनस एल्फा अपॉन टी स्क्वायर वेयर t इज इक्वल टू टाइम, e इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। मैंने पिछली क्लास में बताया था कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो डायमेंशनलेस है। मुझे यहाँ इसका फाइंड आउट करने की जरूरत है ही नहीं, ना ही क्वेश्चन में दिया है कि ये p क्या, कुछ नहीं। क्या दिया है? e एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। कांस्टेंट कोई भी वैल्यू है उसकी पावर में ये अल्फा ही निकालना है। तो ये भी क्या हुआ? डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुआ। ये डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये पूरी इक्वेशन डायमेंशनलेस हुई। तो देखो अल्फा क्या है, यहां अल्फा के डायमेंशन क्या हुए? अल्फा डायमेंशनलेस है तो m0 l0 t0, और डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 l0 t0। अल्फा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 l0 t0। अल्फा इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो डायमेंशन हुए m0 l0 t माइनस 2। सबसे आसान क्वेश्चन था ये, सबसे आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था। नहीं समझ आया? एक बार दोबारा समझो। मैं अगर इस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, ये क्या है? अब अगर आपको ये नहीं पता कि कांस्टेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो आप इस सवाल को कैसे करोगे? सर सवाल करने का आसान तरीका है, सवाल करने का आसान तरीका ये है कि मैं पहले इसको पता लगाऊंगा ये क्या है। ये सवाल में दिया ही नहीं हुआ, तो अब मुझे जो अप्रोच लगानी होगी वो कांस्टेंट वाली अप्रोच लगानी होगी। कांस्टेंट वाली अप्रोच क्या लगानी होगी? जो e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, ये पूरी एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि वो खुद कह रहा है e एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। कांस्टेंट की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ही पावर होगी, और वो पावर बनकर भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी। तो ये जो हमारे अल्फा भाई साहब हैं, ये क्या है? ये एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। टी उन्होंने टाइम दे रखा है। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? m0 l0 t0 पिछली क्लास में बताया था, रेड मार्कर से ही लिखा था, यहां पर जाकर देख लेना। तो हमें यह पता थे अल्फा के डायमेंशन है m0 l0 t0। मुझे निकालने डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अल्फा इंटू टी स्क्वायर को डायमेंशनलेस के इक्वल रखा, अल्फा की वैल्यू आ गई m0 l0 t माइनस 2। बच्चों आईआईटी में आया हुआ सवाल है, ध्यान से समझो। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा इन p इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा इंटू e की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। p प्रेशर दे दिया गया है, ये z डिस्टेंस, थीटा टेम्परेचर और k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आसान करने के लिए उसकी यूनिट दे दी गई है ताकि आप उसका डायमेंशन निकाल सको। हमें क्या निकालना है? इस बीटा का डायमेंशन निकालना है। ये जो बीटा है ना, इसका डायमेंशन निकालना है। सबसे पहले तो हम इस k का डायमेंशन निकालेंगे। यूनिट से डायमेंशन निकालना मैंने पिछले लेक्चर में भी सिखाया है, यहां भी सीख लो। केजी को हम किस चीज में मेजर करते हैं? केजी हो गया मास, चलो सर मास, इनटू मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, ठीक है सर जी, अपॉन में है सेकंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर,
और केल्विन, के दिया केल्विन। तो यहां उन्होंने थीटा टेम्परेचर को थीटा से डिनोट किया है, तो यहां हम इसको थीटा से ही डिनोट करेंगे। तो ये जो हमारी यूनिट निकल कर आ गई वो क्या आ गई बच्चों, ml² T-2 थीटा -1। ये किसकी यूनिट है, ये जो हमारा k है ना, ये इसका डायमेंशन आ गया। इसमें कुछ दिक्कत परेशानी? अब मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि e एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है जो यहां नहीं दिया गया, लेकिन e की पावर यहां क्या होगी, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा z अपॉन k थीटा विल बी m0 L0 T0। बात समझ आई? अल्फा मुझे नहीं पता, यहां से अल्फा निकालते हैं पहले, क्योंकि अगर एक बार अल्फा आ गया तो बीटा निकालना आसान हो जाएगा। अल्फा इंटू जेड क्या है, जेड सर लेंथ यानी डिस्टेंस है l, अपॉन के का सर अभी आपने डायमेंशन निकाला था ml² T-2 थीटा -1 और इंटू थीटा यहां पर है ही, ये इक्वल चल रहा है m0 L0 T0 के। तो देखो यहां थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, एक l से ये l² कैंसिल हो गया। तो यहां पर जो हमारा डायमेंशन आया वो क्या आया बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू अब ये जितना भी स्टफ है इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ये जो पावर थी ये यहां जाएंगी, अल्फा इज इक्वल टू m l T-2। तो मेरे पास अल्फा की ये डायमेंशन आ गया। अब मुझे यहां से ये पता है डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। डायमेंशन ऑफ पावर, पावर क्या है तो डायरेक्ट डायमेंशन लिखो, ऐसे लिखो यहां पर आसान करने के लिए ताकि यूनिट कट जाए। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स क्या होता है mlt-2 अपॉन एरिया होता है l²। डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा की डायमेंशन है mlt-2 अपॉन बीटा। ये देखो यहां से क्या कट आउट हो रहा है, जो जो कट रहा है उसको मूंछ दो, फेंक दो। L2-2 से L2-2, L2-2 से L2-2 यहां कैंसिल हो गया, मार्कर दूसरा लेते हैं। और ये m से m कट गया, ये तो पूरा ऊपर पूरी इक्वेशन कैंसिल आउट हो गई। बच गया क्या, बच गया बस l²। तो बीटा इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखूं, सोचो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या लिखूं। तो लिखते हैं m0 L² T0। ये बीटा के डायमेंशंस आ गए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान था। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट दे रखी थी, उससे हमने क्या किया, पहले डायमेंशन निकाल लिए। हमें ये पता था कि e की पावर जो भी होगी वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, उसको इसके इक्वेट किया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाले। हमें ये पता था डायमेंशन ऑफ p इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा के, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल दी। बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही थे, कल से शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस, कहाँ कहाँ काम आते हैं, कन्वर्जन किया जाएगा, इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक किया जाएगा, उसमें भी न्यूमेरिकल होंगे, पहले कंसेप्ट फिर न्यूमेरिकल। आज की वीडियो यहीं खत्म हुई। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी स्कूल में अच्छे से मार्क्स ले सकें। खुद मत पढ़ लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।